नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी टॉपर्स में। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का क्षितिज भाग 2 का, वह है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसका उत्तर है कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाता था क्योंकि वह उसे बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। वह कोई सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसकी देशभक्ति एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति विशेष सम्मान भावना को देखकर उसे कैप्टन कहते थे। भले ही लोगों ने उसका यह नाम व्यंग्य में रखा हो, पर फिर भी यह उचित लगता है। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ठीक है, तो हालदार, इसका क जो है का प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, हमें इसका कारण बताना है। तो इसका जवाब है, हालदार साहब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं देखा तो वे मायूस हो गए। मायूस यानी निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मास्टर मोतीलाल चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। कैप्टन के मरने के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा और वे नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। अब चलते हैं प्रश्न इसी के ख भाग पर। इसका ख जो है वह है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। इसका उत्तर है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अब भी देशवासियों में, विशेषकर भावी पीढ़ी का अर्थ होता है फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, भावी पीढ़ी अर्थात बच्चों में देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना है और वे उसका प्रदर्शन करना जानते हैं। प्रदर्शन करना मतलब उसको दिखाना जानते हैं। यह एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है, देश का भविष्य सुरक्षित है। इसका ग जो है, ग प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। भावुक का अर्थ होता है इमोशनल हो जाना। इसका उत्तर है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब के मन की निराशा आशा में परिवर्तित हो गई। परिवर्तित का अर्थ होता है बदलना, यानी पहले वे मायूस हो गए थे तो उनकी जो मायूसी है वो उम्मीद में बदल गई थी। मन की प्रसन्नता से उनकी आंखें नम हो गई। मन की प्रसन्नता, खुशी में जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए। जरूरी नहीं है हर बार जो आंखों में आंसू आए वह वे दुख के ही हों, खुशी से भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भावुक हो उठे क्योंकि उन्हें लगा कि देश के बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी महान वीरों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं और उनके मन में भी देशभक्ति का भाव विद्यमान है। विद्यमान का मतलब है कि है। अब हमारा प्रश्न है 3, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ होता है अर्थ। आशय का अर्थ ही मीनिंग होता है। जब भी ये 3 शब्द आ जाए, आशय स्पष्ट कीजिए, तात्पर्य बताइए, अभिप्राय बताइए, तो इन तीनों का अर्थ होता है कि जो भी पंक्ति दी गई है उसका हमें वर्णन करना है, उसको डिटेल में बताना है, उसका अर्थ बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पंक्ति है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। होम का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, अब इसका उत्तर है, इन पंक्तियों का यह आशय है कि हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य फ्यूचर कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी जो है उम्र का वह पड़ाव होता है जब शरीर में बहुत ताकत होती है, तो घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ जो है त्याग कर देते हैं, साथ ही अपने लिए बिकने अर्थात लाभ प्राप्त करने के अवसर खोजती है। ऐसी कौम, ऐसे लोग जो अपने लिए सिर्फ अपने फायदे के मौके ढूंढती है। ऐसी कौम या जाति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत अपना निजी इंडिविजुअल, ठीक है, स्वार्थ पूर्ति के लिए भ्रष्ट हो जाती मतलब करप्ट हो जाना, घूस लेना, रिश्वत लेना, ये सब करप्शन होता है, भ्रष्ट होना, भ्रष्टाचारी होता है ये। तो वो लोग जो अपने लाभ के लिए भ्रष्ट हो जाते हैं और देशभक्ति को मूर्खता समझती है, वो कौम जो देशभक्ति को मूर्खता समझती है। हालदार साहब के लिए यह बात बहुत कष्टदायक थी। कष्टदायक यानी दुख देने वाली थी। चौथा प्रश्न है, पान वाले का रेखा चित्र नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, इसको तो मैंने बहुत डिटेल में जो है लेसन में आप लोगों को समझा दिया था। उत्तर है, पाठ में पान वाला जो एक महत्वपूर्ण पात्र कैरेक्टर है। पान वाला एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी है। खुशमिजाज हमेशा खुश रहने वाला।
हर समय पान खाते रहना उसकी आदत है, इसलिए उसके दांत लाल काले हो गए हैं। हर समय पान खाता है ना, इसलिए उसके दांत लाल काले हो गए हैं। वह आंखों ही आंखों में हंसता है, हंसते समय उसकी तोंद थिरकती है। वह अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी रखता है और उनकी समीक्षा भी करता है। समीक्षा यानी कि वो उनका वर्णन अपने अनुसार करता है। निर्णय जो है ना, जो घटनाएं होती हैं उस पर एक जो निर्णय बनाना होता है वो अपनी समझ के अनुसार बनाता है, उसकी समीक्षा करता है। एक और वह कैप्टन पर व्यंग्य कर उसका मजाक उड़ाता है। व्यंग्य के अर्थ होते हैं जिससे किसी बात को सीधे तरीके से ना कहकर उल्टे तरीके से कहा जाए, ठीक है, एक तरह। और एक इसका अर्थ होता है ताना देना, तो इसमें भी जो है व्यंग्य है, क्योंकि पान वाला जो है कैप्टन चश्मे वाले को उसकी देशभक्ति के लिए लंगड़ा और पागल पागल कहता है, तो ये व्यंग्य है एक तरीके का। वह कैप्टन पर व्यंग्य कर उसका मजाक उड़ाता है, तो दूसरी ओर कैप्टन के मर जाने पर भावुक हो उठता है। यानी एक तरफ तो उसका मजाक उड़ा रहा है, दूसरी तरफ उसके मर जाने पर इमोशनल भी हो गया है, भावुक भी हो गया है। 5वां प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी यानी कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हमें अपने विचार बताने हैं इस पर। ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने उत्तर बताया है वही आप माने, ये तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जो मेरे हिसाब से ठीक है वो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी एक प्रकार का व्यंग्य है जो बिल्कुल उचित नहीं है, यानी पान वाले को ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैप्टन लंगड़ा था, शारीरिक रूप से अक्षम का मतलब होता है अयोग्य होने के कारण वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसकी देशभक्ति किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से नेताजी का सम्मान प्रकट करता था, इसी कारण पान वाले ने उसे पागल कहा। पान वाला कैप्टन की समर्पण भावना समझने में असमर्थ है और उसका उपहास करता है। उपहास माने मजाक करता है, जो निंदनीय है। निंदनीय मतलब हम जो है उसकी निंदा करते हैं, उसे गलत ठहराते हैं। अब जो है ये तो थे एनसीईआरटी बुक के, यानी एनसीईआरटी पुस्तक जो है उसमें 5 प्रश्न दिए गए थे, वो हमने देख लिए हैं। अब है रचना अभिव्यक्ति। रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न कर लेना भी अच्छा होता है, क्योंकि इनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो रचना अभिव्यक्ति का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें जो है प्रश्नों में एक एक वाक्य दिया गया है, जिससे हमें एक पात्र के बारे में पता चलता है और हमें उस वाक्य के अनुसार उस पात्र की विशेषता बतानी है। ये भी प्रश्न से और समझ में आ जाएगा। देखिए क है इसका, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ठीक है, चौराहे पर रुक रहे नेताजी को निहारते हैं। इस वाक्य से हालदार साहब की कौन सी विशेषता, कौन सी खासियत जो है हमें समझ में आ रही है, यह हमें यहाँ बताना है। तो इसका उत्तर है हालदार साहब सच्चे देशभक्त थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भली प्रकार समझते थे। वह मूर्ति के समक्ष का अर्थ होता है सामने, रुक कर नेताजी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते थे। साथ ही नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर भी खुश होते थे। उसके लिए भी उनके मन में आदर था, यानी नेताजी नहीं, कैप्टन के प्रति भी उनके मन में आदर था। आगे चलें। खा जो है, खा वाक्य है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इस वाक्य से हमें पान वाले की कौन सी विशेषता पता चलती है वो हमें बतानी है। यह प्रसंग का अर्थ होता है घटना या जो भी विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं। यह प्रसंग पान वाले की भावुकता और संवेदनशीलता होता है, दूसरों के प्रति जो हम भावनाएं रखते हैं, करुणा की भावना, उसको बोलते हैं। भावुकता होती है हमारा इमोशनल हो जाना। यह प्रसंग पान वाले की भावुकता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। वह कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था, पर उसकी मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास होना और आंखों में आंसू आना प्रकट करता है कि उसके मन में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता का अर्थ होता है जुड़ाव, लगाव। आप आत्मीयता की जगह पर जुड़ाव या लगाव शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके मन में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता थी। वह कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा भाव रखता था। इसी का ग देखेंगे, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इस वाक्य से कैप्टन की कौन सी विशेषता हमें पता चलती है। इस वाक्य से कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति, पहला है देशभक्ति और दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसका श्रद्धा भाव। देखिए दो विशेषताएं हैं कि एक तो देशभक्ति, देश से प्यार करता है, और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ी आदर और सम्मान की भावना वो रखता है। वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति सम्मान रखता था, विशेषकर यानी खासकर नेताजी के लिए।
उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी। आहत का अर्थ होता है दुखी, दुख, ठीक है, उसे दुखी करती थी, इसलिए वह बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, साक्षात का मतलब होता है अपनी आंखों के सामने, तब तक उनके मानस पटल पर, मानस पटल उनके मन में, ठीक है, कौन सा चित्र रहा होगा। यानी उन्होंने कैप्टन को तो देखा नहीं था, सिर्फ सुना था, तो उनके मन में कैप्टन की कैसी छवि, कैसा चित्र बन गया होगा, उसकी हमें कल्पना करनी है, उसके बारे में बताना है। उत्तर है इसका, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका यह चित्र रहा होगा कि वह एक स्वस्थ, लंबे चौड़े शरीर वाला व्यक्ति होगा, भूतपूर्व फौजी, भूतपूर्व यानी कोई पहले का फौजी होने के कारण लोग उसे कैप्टन कहते हैं, यानी कि पहले ये फौजी रहा होगा, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते हैं, जो अब चश्मा बेचकर अपना काम चलाता है। ऐसा व्यक्ति ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों के प्रति सम्मान रख सकता है। उन्होंने पहले ऐसा ही सोचा था। अब प्रश्न नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों और चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है, तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य आप अपने आप ही लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से जो थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य हो सकते हैं, समाज में महान व्यक्ति की स्मृति बनी रहे, स्मृति याद, कि समाज में उस महान व्यक्ति की, जिसकी भी हम मूर्ति लगा रहे हैं, उसकी याद बनी रहे, लोगों के मन में महापुरुषों के प्रति आदर सम्मान का भाव उत्पन्न किया जाए मूर्ति के माध्यम से। तीसरा है, मूर्ति के माध्यम से भावी पीढ़ी यानी फ्यूचर जनरेशन में जिज्ञासा उत्पन्न की जाए कि वे उनके बारे में जानें। चौथा है, महापुरुषों के कार्यों एवं व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर लोग अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। अब चलते हैं प्रश्न इसी के ख भाग पर। इसका ख भाग है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। इसका भी आप अपनी तरफ से, अपने हिसाब से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, या मुझे मैं क्या चाहूँगी कि किस व्यक्ति की मूर्ति मैं अपने यहाँ लगवाऊँ, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। हम अपने इलाके में चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद आदरणीय एवं आदर्श पुरुष हैं। उनके विचार समाज एवं राष्ट्र को एक सूत्र मतलब एकता में बांधने की प्रेरणा देते हैं। समस्त विश्व में उनका सम्मान है। इसी का ग भाग देखेंगे। इसी का, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। एक मिनट, हाँ जी, उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, कर्तव्य। क्या होने चाहिए, तो उस मूर्ति के प्रति हम सभी का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उसका पूरा सम्मान करें, मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। मूर्ति की गरिमा यानी उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। यह ध्यान रखें कि उसे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। क्षति का अर्थ होता है नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। उनके विचारों, आदर्शों एवं संदेश को जनता में प्रसारित करें। प्रसारित का मतलब फैलाना। स्वयं उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। अब है 9वां सवाल, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति जो होती है, इसका अर्थ होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो सबके यूज के लिए होती है, जो जिसका उपयोग सब कर सकते हैं, जैसे बसेस हो गई। ठीक है, बस होती है ना, जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। हाँ, क्योंकि उसका जो है कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना, उसका संरक्षण करना। ठीक है, अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख करें और उन पर अमल भी करें। यानी हमें ऐसे कार्य बताने हैं जिससे हमें पता चले कि हम अपने देश को प्रेम करते हैं। मैं निम्नलिखित कार्य द्वारा अपने जीवन में देश प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई जो है युद्ध में लड़े, इसी तरह से देश प्रेम होता नहीं। देश के लिए छोटे छोटे अच्छे अच्छे कार्य करके भी हम देश प्रेम जता सकते हैं। अब इसका पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ। हाँ जी, हम जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। यह भी जो है एक जो है राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना को दिखाता है। दूसरा है, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल जी, अपने आसपास स्वच्छता रहेगी तो देश स्वच्छ रहेगा। तीसरा बिंदु है, सार्वजनिक स्थानों पर लगे पौधों को पानी देता हूँ। पौधे हमारे देश की जो है प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपत्ति है।
चौथा है राष्ट्रीय त्योहारों पर स्वतंत्रता सेनानियों को फूल अर्पित करता हूँ। फूल अर्पित करना मतलब फूल चढ़ाना। अब प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। मानक हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी जो हम पढ़ते हैं उसमें लिखना है। देखिए, कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक नहीं ग्राहक, ठीक है। कोई ग्राहक आ गया, समझो यहाँ नहीं यहाँ आना चाहिए। कोई ग्राहक आ गया समझो। अब यहाँ पर देखिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट का अर्थ है चौड़ा फ्रेम चाहिए। ये हमने ठीक कर दिया, उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से नहीं कहाँ से लाएगा, हिंदी में ऐसे बोलेंगे। तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, इस बात को ऐसे बोलेंगे। तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम देकर उस पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब आज का आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न, भाई खूब क्या आइडिया है। देखिए, भाई खूब क्या आइडिया है। आइडिया इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। हिंदी में हमने इंग्लिश के शब्द मिला दिए हैं, तो इससे क्या लाभ होता है। तो इससे एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से ये लाभ होता है कि हमें अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। एक भाषा में, अब इसका उत्तर देखते हैं, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से यह और अधिक अर्थ ग्रहण करने योग्य बन जाती है। यानी कि अर्थ जो है हमें अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाता है, तब इसे अधिक सरलता से समझा जाता है। शब्द भंडार भी बढ़ता है। शब्द भंडार, हाँ, इसका शब्द भंडार वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है। भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है। भाषा में प्रवाह भी आ जाता है। प्रवाह मतलब हम जल्दी जल्दी उसका जो है अर्थ समझते जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है 10th क्लास के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी कवर करें और बहुत आसान भाषा में कवर करें। और यह मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस चैनल से जो भी बच्चा जुड़ेगा उसको परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है। यदि आप इस चैनल से अभी ठीक से जुड़े रहेंगे ना, और हर वीडियो को देखेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक आएंगे। और अगर आपको हिंदी अच्छे से लिखनी आती है तो मानिए 90% प्लस आपके अंक जा सकते हैं। ये मैं आपको वादा दिलाती हूँ, वादा नहीं विश्वास दिलाती हूँ। और ये मेरा वादा रहेगा कि अगर आप लोगों का जो है साथ यहाँ पर बना रहा, ठीक है, आप लोगों का साथ बना रहेगा, तो मैं इस तरह के वीडियो डालूंगी। सारे पाठों को, सारी कविताओं को कवर किया जाएगा, साथ ही साथ व्याकरण और जो राइटिंग स्किल के आपके टॉपिक्स है, लेखन कौशल के जो विषय हैं, उनको भी मैं यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। अगर आप जुड़े रहेंगे तो अभ्यास भी बहुत अच्छे से करवा दूँगी। और जो बच्चे लिखने में गलती नहीं करते हैं, तो मानिए इस चैनल के द्वारा आप 90% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है, चलिए आप विश्वास मत कीजिए, आप ये देख लीजिए कि आपको जो है ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगर आपको समझ में आ गया है, लेसन पार्ट समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए। पार्ट समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें इस पार्ट में कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।